हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे जो मैक्सवेल इक्वेशंस पे मैंने कल बात किया था, उसके जस्ट आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस मैक्सवेल इक्वेशन में आगे कौन कौन से जो पॉइंट है उस पे मैं आज क्या करने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ, ठीक ना। तो आई होप आप प्रीवियस जो क्लास था उसको आप देखे होंगे, और उसमें मैंने क्या किया था कि मैक्सवेल इक्वेशन का जो बेसिक जो उसका कंसेप्ट है या और उसका जो बेसिक डेरिवेशन है जो कहाँ से आता है, तो उसके लिए मैंने कल बात किया था। और उसको डिराइव करने के लिए मैंने क्या किया था बताओ, गॉज लॉ, और उसके बाद मैंने फराडे लॉ और एम्पियर्स लॉ को हेल्प लिया था, और इनके जो लॉ थे इनको कंबाइन करके हमने क्या किया था कि टोटल 4 इक्वेशन का सेट मैंने आपको दिया था। और उसके बाद मैंने क्या किया था, सबसे लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराया था, ठीक ना। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं आपको डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है मैं उस पर बात करूँगा, ठीक ना। और देख लो मैं यहाँ पे क्वेश्चन रखा हूँ, तो चलो आप लोग लाइव आ जाओ जल्दी से जल्दी। और मुझे एक बार ये भी बता दो कि साउंड सही है ना, ऑडियो। तो देखिए यहाँ पे मैं ना डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, और क्या करूँगा ना, इसमें जैसे भी कंसेप्ट आएगा इसका मैं उसको आपको साइड बाय साइड आपको मैं बताते चलूँगा, ठीक है। तो देखो जो मेरा यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं अभी ले रहा हूँ, ठीक ना। और ये मेरा पहला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करेंट वाज अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था कि जो जो मैक्सवेल का जो इक्वेशंस है वो इलेक्ट्रोस्टैट एंड मैग्नेटोस्टैट के जो इंपॉर्टेंट लॉ है उसको क्या करता है, वो ना सबको कंबाइन करते हैं, कनेक्ट करता है मेरा, ठीक ना। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट किसने दिया है, तो ये दिया है मैक्सवेल्स ने। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो है, यही डिस्प्लेसमेंट करंट मेरा बेसिक आइडिया देता है किसका, रेडिएशन का, समझे। तो यहाँ पे जो मेरा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट वाज मेजर कंट्रीब्यूशन टू, तो किसका, तो इसका जो आंसर यहाँ पे होने वाला, आप ध्यान से देखो, तो वो मेरा होगा मैक्सवेल, समझे। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये मेरा यहाँ पे क्या होगा आंसर, कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो किसने दिया था, तो वो मेरा दिया था मैक्सवेल्स ने, समझे। और मैं आपको जैसे जैसे इस क्वेश्चन को मैं जैसे जैसे आगे बढ़ा लूँगा, उसमें मैं और भी इस डिस्प्लेसमेंट करंट पे क्या करने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे, तो ये जो मेरा क्वेश्चन नंबर पहला है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मैक्सवेल होगा, ठीक ना। अब देखो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ूंगा ना, इस डिस्प्लेसमेंट करंट पे मैं आपको आगे और वैसे वैसे बात बताते जाऊंगा कि और क्या क्या इसका कंसेप्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट का, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसको इसका आंसर होगा मेरा, बताओ, वो मेरा होगा ऑप्शन सी होगा। वो क्या होगा बताओ, वो मेरा ऑप्शन सी होगा, ठीक ना। अब चलो इसका मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। ये मेरा है क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे आप देख लो, इसमें लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन। अब बताओ यहाँ पे, एक सेकंड इसको चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें बोला है डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन। तो अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट करंट कहीं भी फ्री स्पेस या वैक्यूम में एग्जिस्ट करता है, समझे। ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, ध्यान से देखो यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो मेरा सबसे पहले इसमें देखो, इसको दिया किसने है, तो इसको दिया है, इसका आइडिया मैक्सवेल्स ने दिया। किसने दिया इसका आइडिया, मैक्सवेल्स ने, ठीक ना। उसके बाद ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, या
कोई भी फ्री स्पेस या वैक्यूम में अगर मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करूंगा या इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज करूंगा, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने के वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो है ये मेरा क्या है, तो ये मेरा फंक्शन है, किसका फंक्शन है, तो ये मेरा फंक्शन है किसका, तो ये मेरा फंक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, या किसका फंक्शन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, समझे। तो क्या होगा कि ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट होगा ये मेरा किसी भी वैक्यूम या फ्री स्पेस में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज कर दूं या मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज कर दूं, तो इसके वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे बोलूँगा, तो मान लो कि ये मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट है आई, और इसको मैं यहाँ पे आई डी लिखा, इस तरह से नोटेशन डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये मेरा जो होगा वो मेरा क्या होगा बताओ, तो ये मेरा जो प्रोपोर्शनल होगा वो क्या होगा, तो वो होगा मेरा डी ई टी बाई डी टी। देख लो, और चेंजेस को मतलब मेरे को कैसे दिखाना पड़ेगा, तो इसको मुझे दिखाना पड़ेगा बाय डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो इसीलिए देख लो, ये जो मेरा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो कुछ इस तरह से इसका क्या है बताओ, ये आई डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डी ई टी बाई डी टी। या अदरवाइज अगर मुझे बोलना हो तो मैं ऐसे भी बोलूँगा कि ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी है ये मेरा क्या होता है बताओ, ये मेरा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग जानते हैं कि फाई ई, और यहाँ पे देखो फंक्शन टाइम का लूँगा, क्यों, क्योंकि हमें चेंजेस दिखाना है। तो हम चेंज कैसे दिखाएंगे, तो हम दिखाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समझे। तो क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा वो तो मेरा किस पे डिपेंड करता है बताओ, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे या मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, समझे। और उसके बाद यहाँ पे और भी डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड कुछ और पॉइंट की बात करूँ, तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी है ये जो मेरा होता है ये मेरा फंक्शन होता है, किसका फंक्शन होता है बताओ, तो ये मेरा फंक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, या ये मेरा, और ये आईडी जो है ये किसका फंक्शन होता है, तो ये मेरा फंक्शन होता है बताओ। मैं इसको नीचे से यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, रुक जाओ, ताकि यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे बता रहा था आपको कि इसको हटा दो, ये जो मेरा यहाँ पे आईडी है ये मेरा जो होगा डिस्प्लेसमेंट करंट, ये मेरा फंक्शन होगा, किसका फंक्शन होगा, तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन होगा। या ये जो मेरा आईडी है डिस्प्लेसमेंट करंट, ये जो फंक्शन होगा वो मेरा फंक्शन होगा किसका, तो वो मेरा होगा फाई ई, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फंक्शन होगा, समझे। तो इतना सारा पॉइंट आपको एक डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड आपको माइंड में रखना है कि सबसे पहले ये जो आइडिया था डिस्प्लेसमेंट करंट का ये मैक्सवेल ने दिया था। उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट करंट है या किसी भी फ्री स्पेस या वैक्यूम में क्या करेंगे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज करने के वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक ना। उसके बाद ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है मेरा फंक्शन होता है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, समझे। तो इतना सारा पॉइंट आपको माइंड में रखना है, ठीक ना। तो अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन। तो अब बताओ, मैंने अभी आपको भी बताया ना कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डी ई टी बाई डी टी या डी फाई ई टी बाई डी टी, यानी यहाँ पे ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो बताओ किसके वजह से होगा, तो डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, नहीं ये नहीं होगा। उसके बाद ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हाँ यही यहाँ से, समझे। तो ये क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक ना। अब इसमें ऑप्शन सी में लिखा हुआ था बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नहीं, ऑप्शन सी तो नहीं होगा। उसके बाद देखो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक ना। तो आई होप आप इसको इस क्वेश्चन को आप समझ गए होगे, ठीक ना। तो चलो ठीक है, मैं अब ना अगला क्वेश्चन लेता हूँ इसमें। अब देखो यहाँ पे ये मेरा है क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें है डिस्प्लेसमेंट करंट इज फंक्शन ऑफ। तो अभी मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो मेरा फंक्शन होता है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन होता है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फंक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर वो आपका होगा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे, ठीक ना। और आप बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट का अगर एग्जैक्ट एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक ना, इसका डेरिवेशन भी है। मैं आपको अगर आप बोलोगे तो मैं इसका डेरिवेशन भी करके दिखा दूंगा कि कैसे ये डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जैक्टली इतना आता है। तो देखो वो मैं उसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो आईडी होता है, ठीक ना, वो मेरा देखो इतना होता है ए एप्सिलॉन डी, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंस कर दो,
ठीक ना, कुछ ये इस तरह से मेरा ये इसका एक्सप्रेशन होता है, समझे। अब यहाँ से अगर देखो ये जो मेरा यहाँ पे क्या है, आईडी है, मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये मेरा एरिया है, ये मेरा एप्सिलॉन है, और उसके बाद ये मेरा क्या है, ये मेरा पार्शियल डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है, और ईटी मेरा क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, और ये टाइम का भी फंक्शन हो सकता है और ये टाइम एंड स्पेस का भी फंक्शन हो सकता है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि मेरा फंक्शन कैसा, अगर ये एक वेरिएबल का फंक्शन होगा तो यहाँ पे डिफरेंशियल कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, वो मेरा डायरेक्ट जनरल डिफरेंशिएशन वाला वो मेरा डिफरेंशियल कॉफिशिएंट हो जाएगा, लेकिन अगर मोर देन वन वेरिएबल होगा तो पार्शियल वाला होगा, समझे। तो अब यहाँ से देख लो जो मेरा आईडी है, यहाँ पे देखो देखो ध्यान से कि ये जो मेरा आईडी है जो कि मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट है, इस आईडी एरिया को यहाँ पे लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा बताओ, ये मेरा ध्यान से देखो, तो ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट करंट डिवाइडेड बाय एरिया क्या होता है, तो ये मेरा होता है बताओ, ये मेरा होगा डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये मेरा हो जाएगा आईडी, ठीक ना। उसके बाद देखो यहाँ से ये मेरा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन डेल ईटी बाई ये क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा डेल टी, समझे। तो अब एक बात बताओ मुझे, आपको पता होगा, आपको क्या पता होगा कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ये मेरा क्या होता है, तो ये मेरा होता है बताओ, ये होता है मेरा यहाँ पे परमिटिविटी इंटू क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या होता है बताओ, परमिटिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि ये जो मेरा, अगर मैं एप्सिलॉन को अंदर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इंटू ये क्या हो जाएगा बताओ, ये मेरा हो जाएगा एप्सिलॉन इंटू ई टी, तो ये मेरा हो जाएगा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ कि डी ई टी बाई डी टी, समझे। तब आप याद करो कि मैंने आपको जब मैक्सवेल का इक्वेशन जब मैंने आपको बताया था, मैक्सवेल का जो फोर्थ इक्वेशन था उसमें मैं आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जो होता है वो मेरा क्या होता है बताओ, तो होता है मेरा डेल डी बाई डेल टी, समझे, यही होता है। और यहाँ पे फिर से वही बात है, ये जो मेरा डेल डी है और इसमें डेल बाई डेल टी और डी टी जो है ये मेरा फंक्शन हो सकता है, या तो डिस्टेंस का भी फंक्शन हो सकता है और डिस्टेंस एंड स्पेस यानी डिस्टेंस का भी फंक्शन हो सकता है, समझे। तो यहाँ पे ये पार्शियल डेरिवेटिव आएगा जब ये दो वेरिएबल का फंक्शन हो सकते हैं या दो से ज़्यादा होगा, समझे। तो इस क्वेश्चन का जो एकदम सिंपल आंसर होगा वो क्या होगा, द डिस्प्लेसमेंट करंट इज ए फंक्शन ऑफ किसका, तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड का, समझे ना। अब चलो मैं इसमें अगला क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसमें है द डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट फॉर, तो एक बात बताओ, यहाँ पे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ किसके लिए एग्जिस्ट करता है, और आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसमें एक है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताया कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो फंक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, तो आपने अभी देखा कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी है वो मेरा क्या आया, तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो मेरा यहाँ पे आईडी आया, वो कुछ इस तरह से आया, एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या आ रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो अब एक मुझे बात बताओ, अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा अगर कांस्टेंट हो जाएगा, अगर ये मेरा क्या हो जाए, ये कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा, कांस्टेंट का यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट हो जाए तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो तो जीरो होता है। तो मैं क्या बोलूँगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो मेरा ना एक टाइम वेरिंग फील्ड के लिए ही एग्जिस्ट करता है। टाइम वेरिंग फील्ड मतलब क्या होता है, वो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि टाइम वेरिंग फील्ड वही है जिसमें क्या हो टाइम के अकॉर्डिंग वेरिएशन हो, फील्ड मेरा क्या हो कांस्टेंट फील्ड ना हो, समझे। और एक टाइम वेरिंग फील्ड कैसे क्रिएट होता है ये भी मैंने बात किया था कि वो मेरा टाइम वेरिंग करंट या एक्सिलरेटेड चार्ज के वजह से क्या होता है बताओ, क्रिएट होता है। और टाइम वेरिंग फील्ड या तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है या मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। तो वही यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि बताओ ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो किसके लिए एग्जिस्ट करता है, तो वो मेरा एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एग्जिस्ट करता है। अगर मेरा फील्ड कांस्टेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे देख लो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन होने वाला है करेक्ट, तो क्या होगा, देखो द डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नहीं, ये तो नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो जीरो हो जाएगा, समझे। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो हाँ, समझे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेरा ऑप्शन बी होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड पे तो डिस्प्लेसमेंट करंट पे डिपेंड ही नहीं करता, तो चाहे वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो या टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो, वो हमेशा क्या होगा,
डिस्प्लेसमेंट करंट इससे इंडिपेंडेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड से ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर मेरा यहाँ पे है 5 है। इसमें बोला है द करेंट एग्जिस्ट बिटवीन कैपेसिटर प्लेट। देखिए अब यहाँ पे आपसे ना जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसको ना मैं आपको कैपेसिटर से रिलेट करके आपको दिखाता हूँ, और आपको यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड और भी जो डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड कुछ और भी आपको कंसेप्ट जानने को मिलेगा, ठीक ना। अच्छा यहाँ पे किसी ने लिखा है, यहाँ पे किसी ने लिखा है मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्यों नहीं, और अगला किसी ने लिखा, हाँ मोहम्मद हुसैन। देखिए ये ना एई और जेई सबके लिए, ठीक ना। कोई भी आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो पीएसयू एग्जाम के लिए, चाहे आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या आईएन से, तो उन सभी के लिए मैं यहाँ पे ईएमटी आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। अब देखो आपने पूछा है कि ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो क्या होता है ना कि हम लोग जो ये डिस्प्लेसमेंट करंट है ये ना मेरा फंक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये मैं डायरेक्ट इसका स्टेटमेंट नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फंक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन क्यों नहीं है। तो इसके लिए देखो ना मैं आपको एक सेटअप आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और उस पर भी बेस्ड मेरा एक क्वेश्चन दिख जाएगा। देखो क्या होगा इसमें कुछ इस तरह से, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, देखो ना यहाँ पे मैंने एक कैपेसिटर लिया, ध्यान से देखो आप, अभी आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि क्यों ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो है ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड पे नहीं डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे क्या होगा ना, देखो ये क्या होगा ना, ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को हमने क्या किया, इसको हमने एक टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। और देखो हमेशा टाइम वेरिंग ही बात करेंगे, क्यों टाइम वेरिंग बात करेंगे, मैंने बताया था कि हमें टाइम वेरिंग फील्ड की ही ज़रूरत पड़ता है। क्यों, क्योंकि टाइम वेरिंग फील्ड के अंदर ही वो क्षमता है कि वो एक फील्ड दूसरे फील्ड को जनरेट करेगा। तो हमने यहाँ पे एक कैपेसिटर लिया, ये मेरा क्या है कैपेसिटर है, इसको मैंने क्या कर दिया, एक टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया। तो ये टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स जो होगा, ये टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स क्या करेगा, कैपेसिटर के दोनों प्लेट पे क्या करेगा, टाइम वेरिंग चार्ज को जनरेट करेगा। क्या करेगा, ये जो मेरा VT है जो कि टाइम वेरिंग वोल्टेज है, ये टाइम वेरिंग वोल्टेज मेरा क्या करेगा, इस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल पे क्या करेगा, टाइम वेरिंग चार्ज डेवलप करेगा। तो मेरा टाइम वेरिंग चार्ज क्या होगा, तो मेरा होगा QT। क्या होगा बताओ, QT होगा। तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, तो दूसरे प्लेट पे कौन सा चार्ज होगा बताओ, तो ये मेरा होगा निगेटिव चार्ज। क्या होगा बताओ, निगेटिव चार्ज होगा, समझे। और आपको पता होगा कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, अवे होता है, मतलब वो क्या करता है, रेडिएट करता है पॉजिटिव चार्ज से। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस कैपेसिटर को जब मैंने क्या किया, टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया, तो इस टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स के वजह से इस कैपेसिटर के प्लेट पे क्या हो जाएगा ना, टाइम वेरिंग चार्ज मेरा क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। एक पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे निगेटिव चार्ज, और जैसे ही इस पे चार्ज आएगा तो इस चार्ज को आने के वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। कैसे, तो फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट के साइड, मतलब एक मेरा पॉजिटिव प्लेट है और एक निगेटिव प्लेट है। तो यहाँ पे जो ये जो मैंने येलो कलर से दिखाया है, ये मेरा क्या है, तो यही है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने जो बैटरी कनेक्ट किया है वो एक मेरा टाइम वेरिंग बैटरी है, मतलब वो वेरिएशन आ रहा है, मतलब वो DC नहीं है, समझे कि नहीं। वो मेरा क्या है, वो मेरा DC बैटरी सोर्स नहीं है, वो टाइम वेरिंग है, मतलब वो हो सके साइनोसाइडल हो सकता है, ट्रेंगुलर हो सकता है, या स्क्वायर वेवफॉर्म हो सकता है विथ पॉजिटिव निगेटिव साइन, समझे। तो इसलिए मैं यहाँ पे टाइम वेरिंग टर्म जो बोल रहा हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स टाइम वेरिंग चार्ज डेवलप किया, और ये टाइम वेरिंग चार्ज आने के वजह से टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा। क्या होगा बताओ, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये जो VT के वजह से यहाँ पे आ गया QT, और QT मेरा क्या है, चार्ज है, टाइम वेरिंग चार्ज है, और ये टाइम वेरिंग चार्ज मेरा क्या कर दिया, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया, समझे। और यही टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चेंजेज करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे मेरा एक करेंट डेवलप होगा, और इसी करेंट को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, समझे। तो आप देख रहे हो कि जो ये मेरा VT है, ये VT के वजह से चार्ज आया, चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेज होने के वजह से जो यहाँ पे करंट आ रहा है, इस जगह पे जो करंट आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वही डिस्प्लेसमेंट करंट ID होगा। और ये ID जो होगा वो मेरा क्या होगा बताओ, तो मेरा वही फंक्शन होने वाला है, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन होने वाला है, या ID जो एग्जैक्ट इसका एक्सप्रेशन होने वाला है वो क्या होगा, तो आपका वही होगा A एप्सिलॉन
डेल ई टी बाई डी टी, समझे। तो आप देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो है मेरा, डिस्प्लेसमेंट करंट है वो मेरा कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में एग्जिस्ट करता है, समझे। और ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये मेरा ड्यू टू जो चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने की वजह से जनरेट हो रहा है, समझे। तो इसका जो यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा, इसको मैं थोड़ा सा इधर करके लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। जो आई डी मेरा होगा यहाँ पे, आई डी वो मेरा होगा ए एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी, डेल ई टी बाई डेल टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो अब आपका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, देखो द करेंट एग्जिस्ट बिटवीन कैपेसिटर प्लेट। तो अब एक बात बताओ कि यहाँ पे इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में जो करंट एग्जिस्ट कर रहा हो, कौन सा करंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो वही डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट कर रहा है, समझे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि द करंट एग्जिस्ट बिटवीन कैपेसिटर प्लेट, जो क्या होगा बताओ, कंडक्शन करंट नहीं, कन्वेक्शन करंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट करंट तो हाँ, समझे। तो क्या होगा, कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में कौन सा करंट एग्जिस्ट करता है, डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करता है, समझे। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट वही मैंने बोला कि किसने आइडिया दिया था इसका, तो मैक्सवेल ने दिया था, ठीक ना। तो अब आप समझ गए ना कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता है। चलो देखो अब यहाँ पे, अब मुझे एक बात बताओ, मैं इसमें ना आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, अब अभी जो अगला क्वेश्चन इसी सेटअप पे आपसे पूछ सकता है कि चलो ठीक है, आपसे तो पूछ लिया कि मेरा बीच में कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के इनसाइड में कौन सा करंट फ्लो करता है, तो वो मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करता है। लेकिन ये जो मेरा कैपेसिटर के आउटसाइड है, तो इस कैपेसिटर के आउटसाइड टर्मिनल पे कौन सा करंट फ्लो करता है, तो ये जो मेरा करंट फ्लो करता है, जो कि इसको मैं क्या करूँगा, आई लिखता हूँ। तो ये जो मेरा आई करंट है जो कैपेसिटर के आउटसाइड फ्लो करते हैं, एक करंट जो मेरा होता है, वो करंट मेरा क्या होता है बताओ, तो ये करंट मेरा होता है कंडक्शन करंट। क्या होता है बताओ, ये होता है मेरा कंडक्शन करंट, समझे। तो कंडक्शन करंट मतलब क्या, कि एक ऐसा करंट जो कंडक्टर में चार्ज फ्लो होने के वजह से जो करंट मेरा एग्जिस्ट करता है या फ्लो करता है, उस करंट को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन करंट, समझे। तो एक कैपेसिटर के केस में कैपेसिटर के आउटर टर्मिनल पे जो करंट फ्लो होता है वो मेरा होता है कंडक्शन करंट, और कैपेसिटर के इनसाइड में जो उसके प्लेट जो कैपेसिटर, यही ना दोनों प्लेट है, तो इस कैपेसिटर में दोनों प्लेट के बीच में जो करंट एग्जिस्ट करता है उस करंट को हम लोग बोलते हैं क्या बताओ, उस करंट को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि फंक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, समझे। तो अभी मैं इसका क्या करूंगा ना, डिस्प्लेसमेंट करंट का जैसे जैसे मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूं तो मैं आपको डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में और भी बात करूंगा, समझे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे मैं आगे फिर बात करने वाला हूँ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सबको। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसमें बोला है द करेंट एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द कैपेसिटर टर्मिनल। बस वही देखो, मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर मेरा कैपेसिटर है, देखो ध्यान से, अगर मेरा ये अगर कैपेसिटर है तो इस कैपेसिटर के ये मेरा कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को अगर मैं क्या करूँगा, एक टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करूँगा, तो इस कैपेसिटर के जो आउटर टर्मिनल में जो करंट फ्लो करेगा वो करंट मेरा क्या होगा, तो वो मेरा होगा कंडक्शन करंट, जिसको हम लोग आईसी से लिखते हैं। ये क्या होगा मेरा कंडक्शन करंट, और ये कहाँ पे फ्लो होता है, तो ये कैपेसिटर के आउटर टर्मिनल पे फ्लो होता है, ठीक ना। और उसके बाद कैपेसिटर के इनसाइड में जो करंट फ्लो होता है वो कौन सा, तो वो मेरा होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, समझे। तो क्या होगा, बाहर में जो करंट फ्लो होगा वो मेरा आईसी होगा, कंडक्शन करंट, और अंदर में जो कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में जो करंट एग्जिस्ट करेगा वो मेरा कौन सा करंट एग्जिस्ट करता है, तो वो मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करता है, समझे। और एक कैपेसिटर के केस में क्या होता है ना, आपको बताओ, यहाँ से आईसी करंट गया, फिर यहाँ से जो करंट रिटर्न आया वो मेरा आईसी आया, और बीच में इन दोनों प्लेट के बीच में जो एक करंट है ये मेरा जस्ट एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है कि यहाँ पे ये मेरा इन दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक कैपेसिटर के केस में क्या होता है ना, कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है बताओ, वो मेरा इक्वल होता है। क्या होता है बताओ, वो मेरा इक्वल होता है, समझे। तो एक कैपेसिटर के केस में क्या होगा, कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा वो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक ना। और आपसे पूछेगा कैपेसिटर के इनसाइड में जो करंट फ्लो होता है वो मेरा क्या होता है बताओ, तो वो मेरा होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, और आउटसाइड में कंडक्शन करंट, ठीक ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे, मैं ज़्यादा बार रिपीट कर दिया इसको। तब देख लो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा बताओ,
कि द करेंट एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ कैपेसिटर टर्मिनल इज, तो क्या होगा, कंडक्शन करेंट होगा। समझे? तो चलो ए आंसर नहीं होगा, बी नहीं होगा, मतलब बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होने वाला है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर अ कैपेसिटर विच वन इज करेक्ट। अब बताओ यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें क्या बोला है कि कैपेसिटर के लिए इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो अभी देखो पहला इसमें ऑप्शन है कंडक्शन करेंट एंड डिस्प्लेसमेंट करेंट आर डिफरेंट। तो देखो एक कैपेसिटर के लिए मैंने अभी बात किया ना कि एक कैपेसिटर में क्या होगा कि कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों इक्वल होते हैं। एक कंडक्शन करंट आउटसाइड फ्लो करेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, उसके इनसाइड में, प्लेट के इनसाइड में फ्लो होते हैं, और वो किसके वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने के वजह से फ्लो होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि एक कैपेसिटर के लिए कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट आर डिफरेंट, तो नहीं दोनों सेम ही होता है इसमें, यानी कंडक्शन करंट इज मोर देन डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं, यानी ऑप्शन ए भी क्या होगा, इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। उसके बाद ऑप्शन सी देख लो, कंडक्शन करंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। वही तो मैंने आप बात किया ना कि एक कैपेसिटर केस में क्या होगा, आपका आईसी जो इक्वल होगा वो मेरा क्या होगा, आईडी के इक्वल होगा, समझे, यानी कि कंडक्शन करंट जो होगा वो मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो मेरा ऑप्शन सी होगा, ठीक ना। बताओ यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है क्या, कुछ डाउट तो पूछो आप। चलो मैं ना अगला क्वेश्चन लेता हूँ। इसमें जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना इतना आप कर लो, आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। कंडीशन है यहाँ पे कि जितना मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। अब देखो यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसमें क्या बोला है, द आइडिया ऑफ रेडिएशन वाज गिवन बाय। तो देखो द आइडिया ऑफ रेडिएशन मतलब ये किसने दिया था आइडिया, रेडिएशन का आइडिया, तो वही मैक्सवेल ने दिया था, समझे। और रेडिएशन मतलब क्या हुआ कि एक फील्ड जो होगा वो दूसरे फील्ड को जनरेट करेगा, और उसमें मतलब रेडिएशन मतलब क्या कि मतलब वेव का जनरेशन होगा, समझे। और वेव का जनरेशन होता है कैसे है, तो एक फील्ड जब मेरा चेंज करोगे तो क्या होगा बताओ, उसमें मेरा दूसरा फील्ड जनरेट हो जाएगा, समझे। अगर आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कल जो मैक्सवेल इक्वेशन जो मैंने आपको बताया था उसको देखो, मैं आपको यूज करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो आपने मैक्सवेल का याद करो, मैक्सवेल का मैंने कल 4 इक्वेशन आपको बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो तीसरा इक्वेशन है और चौथा मतलब इन दोनों इक्वेशन को देखो मैं अभी लेता हूँ। तो तीसरा इक्वेशन मैंने क्या लिखा था कि डेल क्रॉस ई जो हो जाएगा, और डेल क्रॉस ई मतलब कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये मेरा क्या होता है, तो ये मेरा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या बताओ, माइनस इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, समझे, यही होता है ना, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको फोर्थ इक्वेशन बताया था जो कि मेरा आया था एम्पियर्स लॉ से, जो कि मेरा क्या था, डेल क्रॉस एच था, क्या था, डेल क्रॉस एच था, यानी कि कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये मेरा क्या होगा, तो ये मेरा होगा यहाँ पे देखो, ये मेरा होगा जेसी प्लस यहाँ पे देखो क्या होगा, ये मेरा होगा डेल डी बाई डेल टी होगा, समझे, डेल डी बाई डेल टी होगा, ठीक ना। तो अब देखो मैं क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा जस्ट ये रेडिएशन वाला कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, ये जो मेरा मैक्सवेल का जो मेरा ये फोर्थ इक्वेशन है, इसमें मैं क्या करता हूँ ना, मैं ना ये जेसी वाले टर्म को ना इसको मैं जीरो कर दे रहा हूँ, मतलब मैं कंडक्शन करेंट जो कंडक्शन करेंट डेंसिटी है इसको मैं जीरो ले लिया, ठीक ना। तो अब मेरा देखो ये इक्वेशन है बन कैसा जाएगा, तो ये मेरा जो इक्वेशन है जो कि मेरा इक्वेशन है, ये मेरा ये कैसा रिड्यूस हो जाएगा, देखो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरा जो इक्वेशन है देखो ये रिड्यूस होकर कैसा बन जाएगा, ये जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा कुछ इस तरह से डेल डी बाई डेल टी, समझे। मैं ऐसा लिया कि जेसी को मैंने जीरो कर दिया, बस देखो जेसी को जीरो करने का मतलब हुआ है मेरा कंडक्शन करेंट डेंसिटी था, और वो मेरा जो एग्जिस्ट करता है वो ड्यू टू चार्ज के वजह से एग्जिस्ट करता है। तो हमने ऐसा रीजन लिया को चार्जलेस चार्ज फ्री रीजन है, समझे। तो डेल क्रॉस एच जो होगा वो डेल डी बाई डेल टी होगा, समझे। मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन में मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। अब उसके बाद मुझे बताओ ये जो डी है, डी मेरा क्या है, तो डी है मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, और आप जानते हो कि डी जो मेरा होता है, डी मेरा क्या होता है, तो मेरा होता है एप्सिलॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, समझे। साथ में साथ आपको ये भी पता होगा जो मेरा बी है वो मेरा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, और ये बी जो होता है ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है म्यू इंटू एच होता है, मतलब यहाँ पे म्यू क्या है मेरा, तो म्यू है मेरा परमिबिलिटी है, और एच मेरा क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे अगर मैं डी के जगह पे क्या करूँगा, एप्सिलॉन ई पुट करूँगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा कुछ इस तरह से हो जाएगा, एप्सिलॉन तो मेरा कांस्टेंट है, तो मेरा कुछ इस तरह से आने वाला है, समझे, ठीक ना। अब उसके बाद इसके जगह बी के जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, म्यू एच, तो म्यू बाहर आ जाएगा और डेल एच बाई डेल टी, समझे। बताओ इसमें कुछ दिक्कत है क्या किसी को, यहाँ पे किसी ने कुछ लिखा है सर इसमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम,
हाँ देखो इसमें ना, देखो आपका क्या होता है ना, मैक्सवेल इक्वेशन पे जो बेस्ट क्वेश्चन आते हैं ना, वो ज़्यादातर आपसे आपको जो इक्वेशन दिया रहता है ना, 4 के 4 जो इक्वेशन मैंने कल आपको लिख के दिखाया था, आज भी मैं उस पर बात करने वाला हूँ। जैसे जैसे मेरा क्वेश्चन आएगा तो मैं उस पर बात करूँगा। तो जो मैक्सवेल इक्वेशन पे जो क्वेश्चन आएंगे, वो मैक्सवेल के जो 4 सेट्स ऑफ इक्वेशन है ना, उसी पे आएंगे और उसके सिग्निफिकेंस पे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि वो कभी आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें से कौन सा पहला मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन कौन है, थर्ड इक्वेशन कौन है, फोर्थ कौन है, या बोलेगा कि फ्री स्पेस के लिए बताओ क्या होगा, स्टैटिक्स फील्ड के लिए बताओ क्या होगा, समझे। तो यही मतलब उस हमेशा वो 4 इक्वेशन का राउंड में ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और दूसरा आपसे डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जो कि मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इतना मतलब आपके लिए मोर देन इनफ है, समझे। कि आप अगर आप जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ और इसका कंसेप्ट मैं साथ में जो जो आपको बता रहा हूँ, इसको अगर आप अच्छे से सुनोगे तो डेफिनेटली आपका इस पार्टिकुलर चैप्टर से कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा। कोई भी पीएसयू का आप एग्जाम दो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इनफैक्ट मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ अभी, मतलब एग्जाम का भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, ठीक ना। और किसी को डाउट है क्या कुछ इसमें, बताओ। ठीक है ना। तो देखो मैं अभी अभी आपको क्या बता रहा था कि ये मेरा मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन है, ये मेरा मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन है, ठीक ना। और इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने इसमें मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन मैंने जो कंडक्शन करंट डेंसिटी था उसको मैंने 0 ले लिया, ठीक ना। क्यों? क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ इस इक्वेशन को, और आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे रेडिएशन वाला ये दोनों इक्वेशन जो है ये कैसे रेडिएशन को मेरा इंडिकेट करता है, ठीक ना। तो मेरा डेल क्रॉस ई जो आया वो मेरा यहाँ पे इतना आ गया म्यू इंटू डेल एच बाई डेल टी, और डेल क्रॉस एच जो आया वो मेरा आ गया एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी आ गया, समझे। तो अब देखो यहाँ पे ये होगा कैसे, ये कुछ तरह से देखो, मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक ना। इसको मैं अभी हटा रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पे जो मेरा तीसरा था उसमें डेल क्रॉस ई था, ठीक ना। इसको मैंने क्या लिखा अभी, तो वो मैंने लिखा अभी म्यू इंटू डेल एच बाई डेल टी लिखा, ठीक ना। उसके बाद जो मेरा चौथा था इक्वेशन वो मेरा क्या था, डेल क्रॉस एच था, जो कि मेरा मैंने क्या लिखा था, तो मैंने लिखा था एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी, यही था ना, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना कि ये मेरा मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन है और ये मेरा मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन है। अब देखो आप क्या करोगे कि जैसे ही आप जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो मेरा फंक्शन है किसका, तो मेरा फंक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इलेक्ट्रिक फील्ड और वो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो मेरा प्रोड्यूस होता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करते हैं, तो उसके वजह से करंट एग्जिस्ट करता है किसी भी फ्री स्पेस में। तो अब एक बात बताओ मुझे, जो ए वाला यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ए वाला जो क्वांटिटी है वो मेरा क्या है, तो मेरा टाइम डेरिवेटिव है, किसके किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इस इक्वेशन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो जो इक्वेशन फोर्थ के राइट साइड में है, इसमें मेरा चेंजेज हो रहा है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर देगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक साइड में यहाँ पे चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और यही मेरा क्या होगा बताओ, जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करूंगा तो उससे मेरा क्या यहाँ से क्रिएट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, समझे। तो एक साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज किया तो इससे मेरा क्या हो गया, यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड, फिर यहाँ से फिर ध्यान से देखो, और एक बार यहाँ पे जब ये मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा, तो फिर से यहाँ पे देख लो मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, टाइम डेरिवेटिव है। मतलब फिर से यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में मेरा क्या होगा, चेंजेज होगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेज होगा तो फिर ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर देगा, समझे। तो देखे एक बार मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करूँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड आया तो फिर इस मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेज होगा तो क्या कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर देगा, समझे। और फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, चेंजेज होगा, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेज होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो देख रहे हो ना क्या हो रहा है, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ, वो मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप कर दिया, और फिर से उस मैग्नेटिक फील्ड में मेरा क्या हुआ, चेंजेज हुआ, तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर दिया। अब फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करो
फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मतलब ये हो रहा है कि एक तरह का मेरा कैसा बन गया, एक लूप बन गया, और इसमें क्या हो रहा है कि एक फील्ड में चेंजेज हो रहा है, और एक फील्ड में चेंज होने की वजह से मेरा दूसरा फील्ड जनरेट हो रहा है, फिर दूसरा फील्ड को चेंज कर रहे हैं तो फिर मेरा पहला फील्ड जनरेट हो जा रहा है, और इस तरह से वेव का मेरा क्या हो जाता है, एक पैटर्न बन जाता है। और यहाँ से मेरा कंसेप्ट आता है रेडिएशन का। मतलब क्या हो रहा है ना, फील्ड मेरा क्या हो रहा है, एक दूसरे को जनरेट कर रहा है, और जब जैसे ही फील्ड मेरा जनरेट हो जाएगा तो क्या क्या करेगा, रेडिएशन स्टार्ट करेगा। वो मेरा क्या होगा बताओ, फ्री स्पेस में मेरा एक पैटर्न क्रिएट कर देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वेव बोलते हैं। क्योंकि ये वेव जो बना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से बना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। और यही मेरा ओवरऑल आइडिया क्या है, रेडिएशन है। और ये सब किसने दिया था, तो ये सब दिया था मैक्सवेल ने, समझे। तो देख लो यहाँ पे द आइडिया ऑफ रेडिएशन वाज गिवन बाय, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो एकदम आसान है कि वो मैक्सवेल ने दिया था, ठीक ना। बट ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना था कि एक फील्ड में चेंज करोगे दूसरा फील्ड जनरेट होगा, फिर दूसरा फील्ड में चेंज करोगे फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, समझे। यहाँ तक सही है ना। अब यहाँ पे किसी का डाउट है? क्वेश्चन 8 का आंसर क्या है, तो देखो अभी मैंने आंसर बताया ना आपको कि क्वेश्चन 8 का जो आंसर होगा वो मेरा ऑप्शन बी होगा, समझे। तो कुछ भी रेडिएशन का आइडिया हो जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आइडिया हो जाए, या डिस्प्लेसमेंट करेंट का आइडिया है, या टाइम हेडिंग फील्ड के बारे में आइडिया, ये सब किसने दिया था, तो मैक्सवेल ने दिया था, समझे। तो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलो ये समझ गया ना आप लोग। चलो अब मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ इसमें। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, द इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स लॉ इज मॉडिफाइड बाई। तो देखो जो एम्पियर्स लॉ का जो इनकंसिस्टेंसी था, इसको किसने मॉडिफाइड किया था, तो इसको मॉडिफाइड किया था मैक्सवेल ने। किसने मॉडिफाइड किया था, मैक्सवेल ने मॉडिफाइड किया था, समझे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर तो होगा वो ऑप्शन बी होगा, समझे। कि जो इनकंसिस्टेंसी था एम्पियर्स का वो किसने मॉडिफाइड किया, वो मेरा मैक्सवेल ने मॉडिफाइड किया था। अब यहाँ पे कोई बता सकता है कि क्या इनकंसिस्टेंसी मतलब क्या, तो देखो मैं बता रहा हूँ ना, जो एम्पियर्स का जो लॉ है ना वो मेरा जो है वो यूनिवर्सल लॉ नहीं था, ठीक ना। अपने आप में जो एम्पियर्स का जो ओरिजिनल लॉ था कि अगर कोई भी उन्होंने क्या बताया था कि अगर कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उस कंडक्टर की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं बताओ, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एम्पियर्स के अकॉर्डिंग ये था कि अगर कहीं पर भी करंट है तो उस करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, या अदरवाइज मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड है तो वहाँ पे करंट मेरा एग्जिस्ट कर सकता है, जो कि यह अपने आप में एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं है। मतलब ये ना फेल हो जाता है, कहाँ पे फेल हो जाता है, एक कैपेसिटर के केस में फेल हो जाता है। देखो मैं इसको थोड़ा सा आपको इनकंसिस्टेंसी के बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ। मैं इस पर बहुत ज़्यादा बात करूँगा तो फिर टाइम बहुत हो जाएगा, बस मैं शॉर्ट में आपको दिखा रहा हूँ कि क्या है। देखो यहाँ पे क्या होगा ना, ये मेरा वही कैपेसिटर वाला मैं एग्जांपल लूँगा, ठीक ना। देखो ये मेरा कैपेसिटर लिया मैंने, इसको मैंने वही टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स से मैंने क्या कर दिया यहाँ पे बताओ, कनेक्ट कर दिया, ठीक ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स से अगर बैटरी कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिए तो यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन है कि ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर इसको मैंने बैटरी से जब कनेक्ट किया तो ये मेरा क्या करेगा ना, ये टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स यहाँ पे तो टाइम वेरिंग चार्ज डेवलप करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि कैपेसिटर के यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो मेरा कौन सा करंट फ्लो करेगा, तो मेरा कंडक्शन करंट, या मैं इसको सिंपली करंट लेता हूँ अभी, फिर यहाँ से रिटर्न जो करंट होगा वो मेरा आई करंट होगा, ठीक ना। तो अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि बताओ कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ जो मेरा ये क्या है, कैपेसिटर के टर्मिनल है, मतलब ये तो मेरा कंडक्टर है, ये तो मेरा वायर है ना, ये तो वायर से कनेक्ट किया है ना हमने। तो वायर में अगर करंट जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या करंट आई है, तो मैं बोलूँगा कि इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो आप बोलोगे हाँ एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एम्पियर्स ने तो यही बताया था कि कोई भी कंडक्टर में अगर करंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा ही। तो इस जगह पे ये जो मेरा कैपेसिटर के जो टर्मिनल है यहाँ पे बाहर में, यहाँ पे मेरा क्या होगा बताओ, करंट मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ ठीक ना, यहाँ पे तो करंट मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ये करंट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अगर मैं बोलूँ कि बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मेरा होगा कि नहीं, तो हाँ यहाँ पे करंट मेरा आई है तो यहाँ पे मेरा क्या होगा बताओ, मेरा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, समझे। यहाँ पर भी करंट मेरा क्या था, आई था, तो यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या, कैपेसिटर के दोनों प्लेट में के बीच में क्या, तो यहाँ पे बताओ आपको पता है ये कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में क्या होता है, तो वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक होता है, और डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर है, तो एक इंसुलेटर से कभी तो करंट फ्लो नहीं कर सकता है। तो क्या होगा कि अगर मैं एम्पियर्स के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलूंगा कि कहीं पर भी करंट है तो वहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बताओ, एग्जिस्ट करेगा। तो अब एक बात बताओ, कैपेसिटर है, ये मेरा कैपेसिटर के दोनों
प्लेट के बीच में, यहाँ पर तो मेरा डाइलेक्ट्रिक है और डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर होता है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा तो इंसुलेटर है, इंसुलेटर से क्या कभी करंट फ्लो करता है क्या? तो नहीं, इंसुलेटर से कभी करंट फ्लो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा एम्पियर्स के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर जो मेरा होगा, यहाँ पे मेरा करंट I0 हो जाएगा, समझे, एम्पियर्स के अकॉर्डिंग, समझे। तो अब ये अपने आप में क्वेश्चन है ना कि बात बताओ, यहाँ पे कैपेसिटर से बाहर वाला टर्मिनल पे करंट फ्लो कर रहा है, फिर उसके इसके फिर इस साइड भी बाहर वाले दूसरे मतलब पहले टर्मिनल पर भी करंट फ्लो कर रहा है, दूसरे टर्मिनल पर भी करंट फ्लो कर रहा है, और बीच में क्या हो गया डाइलेक्ट्रिक है, तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। तो ये यहाँ पे हुआ ना कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है कि कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल पे करंट फ्लो कर रहा है बट बीच में कोई करंट है ही नहीं, तो आखिर ये करंट कैसे कनेक्ट हुआ, समझे। तो ये जो एम्पियर्स का जो स्टेटमेंट जो है ना, जो उन्होंने बोला है कि जहाँ पे करंट होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, या जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वहीं पे करंट होगा, ये स्टेटमेंट ही गलत है अपने आप में, समझे। तो इस स्टेटमेंट को मॉडिफाइड किया है किसने, वो मेरा मैक्सवेल ने मॉडिफाइड किया है। उन्होंने बोला है कि देखिए जो आपने बताया ना कि जो जहाँ पर भी क्या होगा बताओ करंट होगा वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो ये स्टेटमेंट एकदम बिल्कुल गलत है। उन्होंने बोला है कि देखो ऐसा नहीं है कि करंट फ्लो कराने के लिए मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत है या मैग्नेटिक फील्ड है तो ही करंट आ सकता है, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। उन्होंने बोला कि देखो जो आप फ्री स्पेस में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करोगे ना, तो वो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा करंट डेवलप कर देगा, और इस कैपेसिटर के केस में यही हो रहा है। यहाँ पे रियली में करंट जीरो है, तो कौन सा करंट जीरो है, तो वो करंट मेरा जीरो है, कंडक्शन करंट जीरो है, समझे। तो क्योंकि एक कंडक्शन करंट को क्या बताओ उसको फ्लो होने के लिए एक चाहिए पाथ की जरूरत पड़ती है या एक कंडक्टर की जरूरत पड़ती है। तो क्या बताओ यहाँ पे मैक्सवेल ने क्या बोला कि देखिए आपने जो बोला है कि यहाँ पे कोई करंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वो सही है, यहाँ पे कोई करंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो करंट कंडक्शन करंट है जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पे फिर कोई दूसरा तरह का करंट एग्जिस्ट मतलब नहीं करता। तो उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पे एक दूसरे तरह का करंट है जो एग्जिस्ट कर रहा है, और वो करंट है मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट, समझे। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में जो करंट एग्जिस्ट कर रहा है वो मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट है, समझे। तो ये जो एम्पियर्स का जो लॉ है वही मेरा क्या है इनकंसिस्टेंसी को शो करता है, समझे। वो मेरा क्या हो रहा है यूनिवर्सल, वो मतलब सभी जगह वैलिड नहीं है। अगर जो एम्पियर्स का जो लॉ है ओरिजिनली उसको अगर एक कंडक्टर के लिए अगर आप अप्लाई करोगे ना जहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पे वो आपको मैग्नेटिक फील्ड देगा। लेकिन अगर कहीं पे करंट है ही नहीं, मतलब कहने का मतलब है अगर फ्री स्पेस में एक फ्री स्पेस है, तो वहाँ तो मेरा क्या, वहाँ तो मेरा कंडक्टिंग पाथ नहीं है, कंडक्टर नहीं है, तो वहाँ पे तो एम्पियर्स का लॉ क्या हो गया, वो तो फेल हो गया। तो एम्पियर्स का जो ये लॉ फेल हो रहा है मतलब इनकंसिस्टेंसी को शो कर रहा है, तो इसी को किसने, मैक्सवेल ने मॉडिफाइड किया था, समझे। तो आप आई होप समझने का कोशिश किए होगे, मैं कुछ ज़्यादा बोल दिया इसमें, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बताओ, होगा मेरा मैक्सवेल, समझे। तो जो एम्पियर्स का जो इनकंसिस्टेंसी था वो किसने दूर किया था, तो वो दूर किया था मैक्सवेल ने, समझे। तो देखो होता क्या है ना, इन जनरल जो करंट होता है, देखो वो मेरा करंट होता है IC प्लस ID, क्या होता है बताओ, IC प्लस ID, समझे। तो एक कैपेसिटर के केस में क्या हो रहा है बताओ, मैं देखो तो ध्यान से सुनो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एक कैपेसिटर के केस में जो टोटल करंट फ्लो करता है ना वो IC प्लस ID फ्लो करता है, समझे। और वो होता कैसे है, देखो मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करता हूँ, आई होप आप पकड़ लो। देखो क्या होता है ना, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ठीक ना, और इसमें क्या हुआ, इसको जब आप टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिए, ठीक ना, टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिए, तो यहाँ से जो मेरा करंट जा रहा है वो मेरा क्या हो रहा है बताओ, वो मेरा IC प्लस ID जा रहा है, समझे। एग्जैक्टली यही हो रहा है, IC प्लस ID हो रहा है। लेकिन एक बार में क्या होता है ना कैपेसिटर के केस में कि वो एक ही करंट एग्जिस्ट करेगा। देखो नेट करंट होगा IC प्लस ID, लेकिन कैपेसिटर के आउटर टर्मिनल पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ पे फ्लो होता है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट तो फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने की वजह से फ्लो होता है। तो कैपेसिटर के आउटर टर्मिनल पे क्या हो जाएगा, ID जीरो होगा, ओनली IC एग्जिस्ट करेगा। फिर से यहाँ पे क्या होगा, IC प्लस ID होगा, ठीक ना। और यहाँ पे क्या, यहाँ तो कंडक्टर है ना, कंडक्टर है तो इसमें करंट क्या होगा, वो सिर्फ कंडक्शन करंट एग्जिस्ट करेगा, मतलब ID जीरो होगा। तो कैपेसिटर के आउटर साइड में सिर्फ कंडक्शन करंट मेरा एग्जिस्ट करता है, ठीक ना, दोनों आउटर टर्मिनल पे। और कैपेसिटर के इनसाइड में जो करंट होगा, तो फिर से यहाँ पे अगर नेट करंट देखोगे तो होगा IC प्लस ID। तो क्या होगा, एक बात बताओ, कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में तो डाइलेक्ट्रिक है, और एक डाइलेक्ट्रिक है मतलब वहाँ पर कोई कंडक्टर पार्ट है ही नहीं, तो कंडक्टर पार्ट नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन करंट
डेवलप होगा नहीं, क्योंकि कंडक्शन करंट को डेवलप होने के लिए हमें चाहिए कंडक्टर। तो क्या होगा कि कैपेसिटर के इनसाइड में मेरा आईसी करंट क्या होगा, जीरो होगा, समझे। तो आप देखें ना, कैपेसिटर के आउटसाइड में डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जाता है और कैपेसिटर के इनसाइड में कंडक्शन करंट जीरो हो जाता है, समझे। तो अब आप देख रहे हो ना कि ये जो मेरा क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, ये डिसकंटिन्यूटी अब शो नहीं कर रहा, अब कंटिन्यूटी शो हो रहा है। मतलब यहाँ से करंट गया आईसी कैपेसिटर के आउटर टर्मिनल में, बीच में मेरा आईडी आ गया, फिर बाहर में आईसी आ गया, और आइडियली क्या हुआ, तो ये मेरा आईसी इज इक्वल टू आईडी हो गया, समझे। अब बताइए, और किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें? इसमें क्वेश्चन 8 का, हाँ तो मैंने बता दिया ना क्वेश्चन 8 का आंसर, अभी तो क्वेश्चन 9 पे आ गए, ठीक ना। चलो यहाँ तक समझ गया ना। अब मैं आपको आगे बात करता हूँ इसमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये तो मैंने कल आपको बताया था कि द मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन कम्स फ्रॉम, यहाँ से तो हमने कल क्वेश्चन ही डिस्कस किया था, तो ये वाला बात मैंने आपको कल के क्लास में बताया था, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन कम्स फ्रॉम, तो आपको पता है कि वो कहाँ से आता है, वो मेरा आता है एम्पियर्स लॉ से। कहाँ से आता है बताओ, तो आता है मेरा एम्पियर्स लॉ से आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हमने कल आपको कराया था। तो अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं आपको क्या करता हूँ ना, अब मैं बाकी क्वेश्चन को आपको कराता हूँ, ठीक है। तो देख लो इसमें क्वेश्चन नंबर 21, देखो कल क्वेश्चन नंबर 21 तक इसमें मैंने कराया था आपको। अब देखो इसमें मैं आगे आपको यहाँ दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो इसमें ये मेरा क्वेश्चन है, द इक्वेशन विच स्टेट द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल। देखो ये क्वेश्चन आपका ईएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसका मुझे आंसर बताओ। देखो अभी तक मैंने जितना डिस्प्लेसमेंट करंट पे बात किया ना वही है ओवरऑल। अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो बस डिस्प्लेसमेंट करंट से इसी का राउंड कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आप एकदम इजीली आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे द इक्वेशन विच स्टेट द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल। तो एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि जो गॉज लॉ है मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए, वही मेरा क्या शो करता है, तो वो मेरा शो करता है कि आइसोलेटेड मैग्नेटिक मोनोपोल क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, या कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक चार्ज के बारे में बात करता है। तो आपको मैंने बताया था कि जो मेरा गॉज क्या है, मैक्सवेल का जो दूसरा इक्वेशन है वो मेरा क्या होता है, तो वो मेरा होता है डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, समझे। तो ये मेरा क्या होगा बताओ, इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर जो होगा वो मेरा क्या होने वाला है, तो वो होने वाला है मेरा ऑप्शन बी होने वाला है, ठीक ना। हाँ शुभम, ठीक है ना। और देखिए आप लोग भी, जैसे मैं क्वेश्चन अगर मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, तो जैसे मैं क्वेश्चन ओपन कर रहा हूँ तो आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिए, ठीक ना, और खुद से भी आप लोग आंसर करने का कोशिश कीजिए, फिर उससे थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ेगा तो और अच्छा लगेगा, ठीक ना। तो आई होप आप समझ रहे होगे, मैं जो जो भी कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ आप समझ रहे होगे, तो आप ट्राई करो कि क्वेश्चन को खुद से करने का भी आप कोशिश करो एक बार, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन इसमें आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ये, चलिए इसका आंसर बताइए। अब देखो अब ना, अब आपका मैक्सवेल का आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, आप समझे। मैक्सवेल का मतलब लगभग हमने आपको कंसेप्ट हमने बात कर लिया कंसेप्ट पे जो मैक्सवेल से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन बनाने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो, कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन नंबर 23 है, अकॉर्डिंग टू फ्राडे लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। तो बताओ बस सिंपली फ्राडे का ये मेरा क्या है बताओ, फ्राडे का स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे, तो क्या होता है बताओ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बताओ कौन इसका आंसर क्या होगा। तो आपको पता है कि जो मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो मेरा कितना होता है, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो मेरा भी इक्वल टू वो क्या होगा, तो मेरा होगा माइनस डी फाइव वी बाई डी टी। और यही मेरा फाइव भी क्या है, तो ये मेरा फाइव भी है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वही मेरा क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ देता है। और यहाँ पे जो मेरा माइनस साइन है ये किसने दिया है, तो ये दिया है ये दिए हैं लेंज भाई साहब ने, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा, तो मेरा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, समझे। तो इस क्वेश्चन का किसी ने आंसर किया है क्या यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आंसर किया है सी। अच्छा किसी का डाउट है क्या यहाँ पे, शुभम, अच्छा शुभम आपने कुछ लिखा है, शुभम का आंसर आया यहाँ पे सी, और एक
एक और शुभम कौशल का आंसर आया सी। ठीक है ना। चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन आपको कराता हूँ। देखिए यहाँ पे द नेगेटिव साइन इन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन गिवन बाय। तो बताओ वही मैंने अभी आपको बताया कि जो मेरा ईएमएफ है v इजिकल टू मेरा क्या आया था माइनस डी फाई बी बाई डी टी। तो ये जो मेरा माइनस साइन मैंने अभी आपको बताया भी था, ये किसी ने दिया था, तो यही लेंज भाई साहब ने दिया था। ठीक ना। तो ये जो क्या होगा, तो ये मेरा लेंज लॉ से आता है, समझे। माइनस साइन फैराडे लॉ में जो मेरा ये माइनस साइन है वो क्या है बताओ, तो मेरा लेंज लॉ। ठीक ना, ये लेंज लॉ से ये मेरा माइनस साइन आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो मेरा ऑप्शन ए होगा। ठीक ना, आप लोग भी आंसर करो। ठीक ना, आप लोग भी गलत ही आंसर करो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो करो एटलीस्ट, ताकि इतना तो लगे ना कि हाँ आप तो सोच तो रहे हो ना। ठीक ना, गलत आंसर करने में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आंसर नहीं करना बहुत बड़ी गुनाह है। इसका मतलब ये हुआ कि आप आंसर नहीं कर रहे हो, मतलब आप ट्राई नहीं कर रहे हो, आप अपने माइंड को ना एक्सरसाइज नहीं करने दे रहे हो, समझे। तो आप आंसर करो, गलत ही कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, गलत होगा फिर उसके बाद सही कर लेंगे ना, बट आंसर ना करना ये सही नहीं है। कुछ भी करो आंसर, लेकिन करो तो सही आंसर। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 देख लो आप। अब देखो यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल्स इक्वेशन इज फॉर स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इसमें कुछ भी ऐसा बात है जो आप नहीं पकड़ रहे हो। मैंने स्टैटिक फील्ड के बारे में बात किया, मैंने टाइम वेरिंग फील्ड के बारे में बात किया, तो अब ऐसा कुछ भी टर्म नहीं है जो आप जिससे आप अननोन हो, आप सबको जानते हो। तो आपको पता है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा फील्ड जो मेरा क्या होता है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुआ तो वो मेरा स्टैटिक चार्ज के वजह से क्रिएट होता है। और स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो वो मेरा होता है एक मेरा चार्ज जब कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो उसके वजह से मेरा जो फील्ड जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। और एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड हुआ मतलब वो टाइम से इंडिपेंडेंट होगा। तो आपको पता है कि मैक्सवेल इक्वेशन देखो ना, मैं जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। डेल डॉट डी जो होगा वो मेरा रो भी होता है, पहला मैक्सवेल इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या होता है, डेल डॉट बी इज इक्वल टू ये मेरा जीरो होता है। तीसरा इक्वेशन क्या होता है, डेल क्रॉस ई जो होता है वो मेरा क्या होता है, तो होता है मेरा माइनस डेल वी बाई डेल टी होता है। ठीक ना। और चौथा इक्वेशन मैं इधर लिख दे रहा हूँ, वो मेरा क्या होता है, तो वो होता है मेरा डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू, वो क्या होता है बताओ, तो होता है मेरा जे सी प्लस डेल डी बाई डेल टी, डेल डी है। ठीक ना। तो अब एक बात बताओ, जैसे ही मैं स्टैटिक बोलूँ तो स्टैटिक बोलने का मतलब क्या, वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, मतलब उसमें क्या होगा, डेल बाई डेल टी वाला जो टर्म आएगा, ये टर्म मेरा क्या हो जाएगा, तो ये टर्म मेरा हो जाएगा, देखो ये टर्म मेरा हो जाएगा जीरो, ये टर्म मेरा हो जाएगा जीरो। तो मैक्सवेल का 1 से लेकर 4 तक जो इक्वेशन है इसमें आप देख लो कि कहाँ कहाँ पे मेरा क्या है बताओ, जो टर्म है, जो टाइम के फंक्शन है या टाइम से रिलेटेड जो मेरा यहाँ पे टर्म है उसको जीरो कर दो। तो देख लो इसमें क्या है, पहला इक्वेशन में कोई टाइम से रिलेटेड कुछ है क्या, टर्म नहीं है, दूसरा में नहीं है, तीसरा में है, हाँ तीसरा में है। तो यानी कि एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मेरा क्या हो जाएगा, डेल वी बाई डेल टी जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन थर्ड जो है वो मेरा कैसा रिड्यूस हो जाएगा बताओ, तो मेरा रिड्यूस हो जाएगा डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो। समझे, यहाँ पे वेक्टर साइन दे दो। फिर से इसमें क्या हो जाएगा बताओ, इसमें देख लो मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन में तो मेरा टाइम वाला क्वांटिटी है तो मेरा जीरो हो जाएगा। समझे, तो क्या होगा देखो यहाँ पे डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जो होगा वो मेरा क्या होगा, जे सी होगा। समझे, यही अब आपसे पूछा है कि देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। देखो यहाँ पे कि एक मेरा टाइम वेरिंग फील्ड के लिए जो होगा वो मेरा क्या होगा, डेल डॉट बी इजिकल टू रो भी, ये तो मैक्सवेल इक्वेशन ही गलत है, डेल डॉट बी इजिकल टू जीरो। हाँ ये मेरा मैक्सवेल इक्वेशन सही है, दूसरा मैक्सवेल इक्वेशन है, लेकिन ये स्टैटिक फील्ड के लिए, ये स्टैटिक फील्ड के लिए भी होता है। देखो ये जो इक्वेशन दूसरा है डेल डॉट बी, ये स्टैटिक फील्ड के लिए भी है और टाइम वेरिंग फील्ड के लिए भी है। तो हमारा ऑप्शन ये भी मतलब करेक्ट नहीं है। उसके बाद देखो तीसरा जो ऑप्शन सी है, डेल क्रॉस एच इजिकल टू सिग्मा ई। तो देखो यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको क्या लिखा है कि डेल क्रॉस एच जो है वो मेरा क्या है, जेसी है। जेसी मेरा क्या वो है, कंडक्शन करंट डेंसिटी। और मैंने आपको बताया था कि ये कंडक्शन करंट डेंसिटी होता है वो मेरा प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो मेरा सिग्मा इंटू ई होगा। समझे, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो ऑप्शन सी होगा। ठीक ना। यहाँ पे किसी ने आंसर दिया था क्या, अच्छा पहले किसी ने आंसर दिया ए फिर डी, सबका अलग अलग आंसर आ गया। ठीक ना। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, यही आपको माइंड में रखना है। समझ, जैसे स्टैटिक बोला ना, तो मैक्सवेल का जनरल इक्वेशन आप माइंड में रखो, उसमें जो भी टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी क्वांटिटी दिख रहा है उसको जीरो कर दो, तो स्टैटिक के लिए कन्वर्ट हो जाएगा। समझे,
तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलो अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशंस गिव द बेसिक आइडिया ऑफ रेडिएशन। तो एक बात बताओ, रेडिएशन का बेसिक आइडिया कौन सा इक्वेशन देता है? तो वो आपका रेडिएशन का बेसिक आइडिया जो देता है तो वो मैं बोलूँगा मैक्सवेल का तीसरा एंड चौथा इक्वेशन। आपको पता होगा कि रेडिएशन का मतलब क्या हुआ। आपको मैंने अभी बहुत सारा बात किया था रेडिएशन पे कि एक फील्ड दूसरे फील्ड को जनरेट कर दे, वही तो मेरा रेडिएशन है। और वो मेरा कौन सा इक्वेशन में होता है? तो वो मेरा मैक्सवेल के तीसरा एंड चौथा इक्वेशन होता है। कौन सा इक्वेशन होता है? तीसरा एंड चौथा इक्वेशन होता है, समझे? तो क्या होगा कि मेरा देखो ये मेरा कौन सा इक्वेशन है, देखो ना डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरा मैक्सवेल का कौन सा इक्वेशन है? तो ये मेरा पहला इक्वेशन, ये मेरा दूसरा इक्वेशन, ये मेरा चौथा इक्वेशन, ये मेरा तीसरा इक्वेशन, समझे? तो मैक्सवेल का कौन सा इक्वेशन है जो रेडिएशन का कंसेप्ट देता है? तो मैक्सवेल का तीसरा एंड चौथा इक्वेशन, समझे? तो तीसरा इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो वो मेरा क्या है? डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू क्या है बताओ? वो है मेरा माइनस डेल वी बाई डेल टी, है ना, समझे? और उसके बाद जो चौथा इक्वेशन है उसको मैं लिखूंगा यहाँ पे, जिसमें मैं जेसी को जीरो ले रहा हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा? डेल डी बाई डेल टी हो जाएगा, समझे? तो क्या होगा देखो ना यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी में चेंज करोगे तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा? डेल क्रॉस एच आएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? इसमें जब चेंज करोगे तो फिर यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, समझे? तो ये दोनों इक्वेशन जो है ना, वो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, यही दोनों आइडिया देता है किसका? रेडिएशन का। तो देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। ये मेरा ऑप्शन होगा, इसका जो करेक्ट आंसर सही में होने वाला वो मेरा होने वाला है, वो ऑप्शन सी होने वाला है, समझे? कि डेल क्रॉस एच जो होगा यही मेरा इसमें इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि यही यहाँ पे क्या है? टाइम, मतलब देखो टाइम का फंक्शन चाहिए, समझे? यहाँ पे क्या ये मेरा रेडिएशन शो कर रहा है क्या? नहीं, देखो ना इसके तो राइट साइड वाला टर्म ही जीरो है ये मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन है, बट इसका राइट साइड वाला टर्म जीरो है, तो ये मेरा यहाँ से रेडिएशन नहीं आएगा। मैं जैसे ही बोलूँ कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी, ये मेरा जैसे ही जीरो हो जाएगा तो मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जनरेट होगा? नहीं होगा ना। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइनाइट चाहिए, हमें मैग्नेटिक फील्ड भी फाइनाइट चाहिए, और एक में चेंज करेंगे तो दूसरा जनरेट होना चाहिए, समझे? तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो मेरा ऑप्शन सी होगा, कि यही मेरा इंडिकेट कर रहा है कि फील्ड जनरेट होगा। यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो इधर मैग्नेटिक फील्ड मेरा आ जाएगा, लेकिन इसमें क्या करोगे? इधर तो जीरो है राइट साइड में, तो यहाँ पे जनरेट नहीं होगा, समझे? चलो यहाँ पे किसी ने आंसर किया ऑप्शन बी, ठीक है ना? समझ में आ रहा ना सबको? चलो देखिए, अब आप देखो इसमें अगला क्वेश्चन देखो। ये देखो ये आपका गेट का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। अब आपको बताना है कि बताओ कौन सा मैक्सवेल इक्वेशन है जो मेरा करेक्ट नहीं है। तो एक बात बताओ, बस वही आपको फिर मैक्सवेल का इक्वेशन ना पूरा एकदम उसका पूरे माइंड में आपको विजुअलाइज, आपको दिखाई देना चाहिए। मैक्सवेल इक्वेशन बोल दिया मतलब वो आपके आँख के सामने आपको दिखाई देना चाहिए एकदम, कि वो अच्छा ऐसा ऐसा है, उसका फॉर्म पूरा, उसका नेम, मैक्सवेल का पूरा एकदम जो भी इक्वेशन चार का चार जो फॉर्म है उसको माइंड में रखना है, प्लस कौन सा इक्वेशन नंबर 1 है, कौन 2 है, कौन 3 है, कौन 4 है। तो बताओ इसमें हमको क्या करना है ना, इनकरेक्ट इक्वेशन को पिक करना है। तो सबसे पहले करेक्ट को पिक करते हैं। तो देखो ना, डेल डॉट बी इजकल टू जीरो, ये मेरा क्या होता है? ये मेरा मैक्सवेल का दूसरा इक्वेशन सही है। डेल डॉट डी इजकल टू रो बी, ये मेरा मैक्सवेल का पहला इक्वेशन जो कि सही है। डेल क्रॉस सी इजकल टू माइनस डेल एच बाई डेल टी, देखो ये गड़बड़ है, ये मेरा गड़बड़ है, समझे? और फिर देखो डेल क्रॉस एच इक्वल टू डेल डी बाई डेल टी इक्वल प्लस जे, ये भी मेरा सही है। मतलब कहने का मतलब ये कैसे मैंने इनकरेक्ट पिक कर लिया? तो देखो वही डेल क्रॉस ई जो होता है वो मेरा क्या होता है? तो मेरा होता है माइनस डेल वी बाई डेल टी होता है। क्या होता है बताओ? माइनस डेल वी बाई डेल टी होता है। और आप जानते हो कि बी जो होता है मेरा म्यू एच होता है। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो क्या होगा? म्यू डेल एच बाई डेल टी होगा। तो ये इक्वेशन क्यों गलत है? क्योंकि देख लो इसमें माइनस साइन भी मिस है, और इसमें मेरा क्या मिस है? म्यू भी मिस है, डेट इज परमिबिलिटी भी मिस है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा मेरा ऑप्शन बी होगा। यही मेरा जो है वो मैक्सवेल का करेक्ट इक्वेशन नहीं है, बाकी सब है, समझे? अब नाम भी याद होना चाहिए। ये आपका मैक्सवेल का पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ये चौथा इक्वेशन, ये अगर करेक्ट फॉर्म में होता तो ये मेरा तीसरा इक्वेशन होता, समझे? सही है ना? यहाँ पे आंसर आया मोहम्मद हुसैन का आंसर आया बी, राहुल भारती बी। शुभम समझ में आ रहा ना आपको? देखिए अब देखिए यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 28, द मैक्सवेल्स इक्वेशन डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी इज बेस्ड ऑन। देखो ये वाला क्वेश्चन हमने लोग बहुत बार कर लिए, और बहुत बार कर लिए मतलब ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आए हैं, समझे, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन बहुत बार आपको दिखा होगा। तो ये बहुत आसान है, इस पर अपने लोग कितना बार बात कर लिए। तो ये आपको देख के पता चल गया कि ये जो डेल क्रॉस एच है ये कहाँ से आया, ये मेरा एमपीएस लॉ से आया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ही होगा, ठीक ना। इस पर ज़्यादा आप बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अपने लोग कर लिए, और ये बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा मैं इसको जल्दी बना दिया। चलो आगे अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर सकते हो इसको, ठीक ना। और देखो इसमें क्या बोला है, इन फ्री स्पेस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय इतना दिया हुआ है, देन द डिस्प्लेसमेंट करंट एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड इज। अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो इसमें क्या बोला, आपको डिस्प्लेसमेंट करंट पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, समझे। तो देखो मैंने आपको बताया था, देखो मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग अपने से भी ट्राई करो और आप लोग आंसर बताओ क्या होगा, और मैं तब तक इसको सॉल्व करता हूँ। देखो क्या होगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है आई डी, वो मेरा क्या होता है, तो वो होता है मेरा ए एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल। देखो इसका डेरिवेशन है डिस्प्लेसमेंट करंट का, वो थोड़ा सा टाइम के कमी की वजह से मैं इसका डिराइव नहीं किया हूँ, लेकिन इसका डेरिवेशन है, समझे, और आप डिराइव करोगे तो यही आ जाएगा। बस कुछ नहीं है, 2 कैपेसिटर, एक क्या करना है, कैपेसिटर का केस लेना, और कैपेसिटर के दोनों, आपको पता है कि कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में ही डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करता है। तो आपको क्या करना है, 2 कैपेसिटर के प्लेट के वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेना, और उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा उसको क्या कर देना, चार्ज एंड एरिया से रिलेट कर देना, और वहाँ से क्यू निकाल लेना, और क्यू को फिर क्या करना, डी क्यू बाई डी टी करोगे तो आपको ए एक्सप्रेशन मिल जाएगा। समझे, नहीं समझे, समझ गए हो गया। चलो तो क्या होगा यहाँ पे, देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे आईडी जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो इतना होता है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो मेरा इतना होता है। तो अब यहाँ से ध्यान से देखो क्या होगा, इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसमें इसको अंदर ले जाता हूँ, देखो सबको डेल, ध्यान से देखो, ए एप्सिलॉन ई टी डेल टी, समझे। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसको जब एक साथ मैं लिखूंगा ना ए वाला, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा एप्सिलॉन इंटू ई टी क्या होगा, देखो एप्सिलॉन इंटू ई टी जो हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, और उसके बाद जैसे डी मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हो गया, और इसमें मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब मेरा जो डी है, डी मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, इसमें मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यही मेरा क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यही मेरा फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ए एप्सिलॉन ई टी को इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या बताओ, तो उसको मैं लिख सकता हूँ डेल फाई ई टी बाई डेल टी, समझे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान से सुनो, इसमें देख लो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको थोड़ा सा चेंज कर दो आप, ध्यान से देखो, देखो इसको हटाओ, इसको हटा दो, देखो क्या होगा, इसमें जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, देखो ध्यान से देखो, देखो मेरा क्या होगा रियली में, जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा ना, उसको देखो, उसका 2 स्टाइल है, एक तो अपने लोग ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया लिखते हैं, या अपने लोग जो फाई है इसको अपने लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया भी लिखते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू एरिया भी लिखते हैं, या इसको अपने लोग क्या लिखते हैं बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इंटू क्या लिखते हैं बताओ, एरिया लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे जो नोटेशन ले रहा हूँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया लिख रहा हूँ। तो यहाँ से मेरा जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो टर्म आ जाएगा वो मेरा कुछ इस तरह से आने वाला है, ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये जो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो देखो यहाँ पे क्या होगा, एप्सिलॉन को बाहर कर ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे एप्सिलॉन को मैं बाहर कर ले रहा हूँ, और ये मेरा क्या हो जाएगा बताओ, तो ये मेरा हो जाएगा ए इंटू ई क्या हो जाएगा, फाई ई टी हो जाएगा, समझे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेज किया हूँ, मैंने यहाँ पे क्या चेंज कर दिया, मैंने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डेफिनेशन है उसको मैंने एज ए कैसा लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू एरिया लिया, जो कि अपने लोग जो क्या बोलते हैं ना एनसीईआरटी में जो पढ़ते हैं, जो 12th का जो मेरा फिजिक्स है वो मेरा यही नोटेशन लेके चलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर EMT के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे, EMT के अकॉर्डिंग, तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे लेते हो, तो आप लेते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया, समझे। तो मैं ना ये वाला नोटेशन को मैंने फॉलो किया है, ठीक ना, ताकि आपका ये क्वेश्चन
का स्टेटमेंट जो है वो आपको समझ में आ जाए और आप इसका आंसर आसानी से कर सको, ठीक है। तो देखो अब एक क्वेश्चन का बताओ अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताओ। तो हम समझ गए कि जो मेरा इलेक्ट्रिक जो करंट है वो मेरा क्या है, ए वाला है, ठीक ना। तो बस हमें इसी का सिर्फ ज़रूरत था। बस अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, अप्लाई कर दूंगा। इतना सारा काम धाम की कुछ ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपको एक समझाने के लिए था। तो मेरा जो यहाँ पे फाइनली डिस्प्लेसमेंट करंट जो आ जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा बताओ, तो मेरा आईडी हो जाएगा। और वो आईडी हो जाएगा मेरा क्या, फ्री स्पेस के लिए बात बोला है ना, तो फ्री स्पेस के लिए मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ये मेरा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा डेल फाई ई टी बाई क्या हो जाएगा बताओ, डेल टी हो जाएगा, समझे। बस अब देखो कितना आसान है। तो ये हो जाएगा मेरा एप्सिलॉन इंटू, अब यहाँ पे देखो इसका क्या है ना, इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो क्या हो जाएगा देखो, डेल बाई डेल टी, डेल बाई डेल टी, और ये क्या है बताओ, 40 स्क्वायर प्लस 3t, ठीक ना। तो अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा मेरा एप्सिलॉन नॉट, और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा मेरा 8t प्लस 3 हो जाएगा। और उसके बाद क्या बोला, टाइम कितना, टाइम 1 सेकेंड में बोला, तो टी की जगह पे 1 पुट कर दो। तो जो मेरा आईडी हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा बताओ, तो मेरा हो जाएगा एप्सिलॉन इंटू टी की जगह पे 1 पुट कर दो तो 8 प्लस 3, ये मेरा क्या हो जाएगा 11 एप्सिलॉन नॉट, समझे। अगर मैं इस क्वेश्चन में क्या करता ना, अगर मैं फ्लक्स डेंसिटी जो था, मतलब कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स था उसको अगर मैं डी इंटू एरिया लिखता तो यहाँ पे मेरा एप्सिलॉन नॉट नहीं आता, समझे। तो इसीलिए मैंने वो नोटेशन को थोड़ा चेंज कर दिया था ताकि मेरा ये ऑप्शन मैच कर जाए, समझे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो मेरा क्या होगा, तो मेरा होगा ऑप्शन डी, समझे। तो क्या होगा मेरा ऑप्शन डी होगा। सब समझ रहे हैं ना यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना सबको। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन नंबर 30 है। ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 फैराड हैविंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स 80 देन वोल्टेज चेंजेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर विथ रिस्पेक्ट टू। अच्छा इसको बनाओ तो सब, ये क्वेश्चन आप लोग करो तो। देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो क्या बोला है कि एक कैपेसिटर के केस में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी दिया है और आपसे पूछ रहा है कि बताओ उसमें वोल्टेज कितना चेंज होगा। तो आपको पता है कि एक कैपेसिटर के केस में क्या होता है, तो वो जो मेरा आईसी होता है वो मेरा आईडी के इक्वल होता है, समझे। देखो ये एक ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आप जानते हो कि एक कैपेसिटर के केस में जो मेरा करंट होता है वो कितना होता है, तो वो मेरा होता है सी डी बाई डी टी होता है, यही होता है ना। और हम जानते हैं कि एक डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो कितना होता है बताओ, तो मेरा होता है एप्सिलॉन इंटू, फ्री स्पेस के लिए बात किया है ना यहाँ पे, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल फाई ई टी बाई डेल टी। बस यहाँ पे इसको क्या करो, बस डिफ्रेंशिएट कर दो, देखो आंसर आ जाएगा। तब देखो बस यही सेम चीज़ है। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं जानते हो। ए आई सी जो है वो मेरा एक क्या है, कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट है जो कैपेसिटर के इसमें एग्जिस्ट करता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें सी कितना है 4 दिया हुआ है, डी वी बाई डी टी हमें फाइंड आउट करना है, यानी यही तो है ना वोल्टेज चेंज अक्रॉस टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डी वी बाई डी टी हमें निकालना है। एप्सिलॉन नॉट रख दो और डेल फाई टी, देखो ये मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसी को डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा 8t है यहाँ पे, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जो मेरा ये डी वी, यहाँ से ध्यान से देखो, जो मेरा डी वी बाई डी टी आएगा वो मेरा क्या आएगा, तो 4 तो नीचे आ जाएगा 1/4, और इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 8t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 8 आएगा। तो क्या हो जाएगा 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो और यहाँ से इसको 4 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो मेरा ऑप्शन सी होने वाला है, समझो क्या होने वाला है, ऑप्शन सी होने वाला है, ठीक ना। पकड़ रहे हो ना सब। चलो अब इसमें देखो एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31। ये आपका क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएल 2018 में, और इसमें बोला है द इक्वेशन EF इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी वेयर EF इज द EMF एंड फाई इज द फ्लक्स लिंक्ड इन सिंगल टर्न कॉइल कैन बेस्ट रिप्रेजेंट। तो एक बात बताओ कि जो मेरा जो इंड्यूस्ड EMF है जो कि कहाँ से आता है, फैराडे लॉ से आता है, वो मेरा क्या होता है, तो वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक ना। तो वो अगर उसको एक कंप्लीट फॉर्म में लिखना है तो मेरा होता है क्या, तो वो मेरा कुछ इस तरह से होता है माइनस डी फाई बी बाई डी टी, समझे।
अगर ये n टर्न्स के लिए है तो यहाँ पे n मल्टीप्लाई करते हैं, और सिंगल टर्न के लिए होगा तो ये मतलब क्या है, वो मेरा ये n के जगह पे 1 आएगा, समझे। मतलब यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि v इजिकल टू माइनस एन डी फाइव वी बाई डी टी, समझे, और यहाँ पे माइनस होगा। और सिंगल टर्न बोलूँ तो n मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब n इजकल टू 1 पुट करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा, समझे। तो ये इक्वेशन जो है वो मेरा कंप्लीटली जो मतलब क्या हो रहा है, डिस्क्राइब होगा। तो किससे होगा, तो वो मेरा होगा किससे बताओ, तो वो मेरा होगा फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ से, समझे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो मेरा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये फैराडे ने दिया था, लेकिन उसमें माइनस साइन जो दिया है वो किसने दिया है, लेंज ने दिया है। इसीलिए इक्वेशन को बेस्ट कौन सा डिस्क्राइब करेगा, तो वो मेरा फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ, समझे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ रहे हो ना सब यहाँ तक। चलो अब मेरा यहाँ पे देख लो, ये क्वेश्चन आपका आया है, देखो ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है यूपीपीसीएल, नहीं लेटेस्ट नहीं है, ये थोड़ा पुराना है 2019 का। और इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट दैट द टोटल फ्लक्स आउट ऑफ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज विद इन द सरफेस। तब ये बताओ ये मेरा क्या है, तो ये तो मेरा यही है गॉज लॉ है। तो गॉज लॉ का स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्लोज सरफेस में जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो इक्वल होगा कि उस क्लोज सरफेस में कितना चार्ज मेरा इनक्लोज हो रहा है। तो बस ये कुछ नहीं, ये मेरा क्या है, ये मेरा गॉज लॉ है, समझे। तो वही इसका इसमें इस तरह के स्टाइल लिखा है, गॉसियन लॉ, कूलम्ब्स लॉ, लैपलास लॉ, और यहाँ पे देख लो गॉसियन लॉ और गॉस लॉ। देखो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन बनता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, गॉज लॉ बोलेंगे, समझे। गॉसियन लॉ नहीं, गॉज लॉ बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो मेरा ऑप्शन डी होगा, ठीक ना। अब देखो इसमें मेरा अगला क्वेश्चन है, ये देखो ये क्वेश्चन मेरा है यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर 2021, मतलब ये रिसेंट क्वेश्चन है जो आपका जो रिसेंटली अभी एग्जाम हुआ था मार्च में, ठीक ना, उसका ये क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। तो मैंने आपको बताया था कि एक फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कब बोलते हैं, तो एक फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड तभी बोलते हैं जब उसमें वर्क डन जो हो वो मेरा पाथ से इंडिपेंडेंट हो, या अदरवाइज उसमें क्या होना चाहिए कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या होना चाहिए बताओ, तो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या होना चाहिए, वो मेरा जीरो होना चाहिए। अगर ये वाला मेरा बात ऐसा हो रहा है कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा अगर जीरो हो रहा है, या मेरा एक वैसा फील्ड जिसमें मेरा क्या होना चाहिए बताओ, उसमें मेरा वर्क डन जो हो ना वो मेरा पाथ से इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब इनिशियल पे और फाइनल पॉइंट पे मेरा एग्जिस्ट करे, मतलब डिपेंड करे, लेकिन वो मेरा क्या हो जाए बताओ, पाथ से इंडिपेंडेंट हो, समझे। तो वैसे फील्ड को अपने लोग क्या बोलते हैं, उसको अपने लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। और आपको पता होगा कि कंजर्वेटिव फील्ड का जो एग्जाम्पल है वो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये दोनों फील्ड जो है वो मेरा एग्जाम्पल है किसका, कंजर्वेटिव फील्ड का। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लो, बहुत आसान है। मेरा क्या हो जाएगा कि इसका होगा द कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द कर्ल ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू जीरो। तो यही इसका आंसर होने वाला, मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो मेरा ऑप्शन बी होगा, ठीक ना। अच्छा, किसी ने बोला है साउंड बहुत कम है। अच्छा एक सेकेंड मैं चेक करता हूँ। अच्छा आप देखो तो साउंड सही है अब। अच्छा बताइएगा साउंड सही है ना आप। देखिए यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। अब देखो अब सेशन को मैं ऑफ करूँगा, देखो कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेता हूँ,
अब देखो इसमें ये मेरा क्वेश्चन वही, ये भी मेरा यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में पूछा था 2021 में। तो इसमें पूछा है द यूनिट ऑफ डेल क्रॉस ए चीज, ये नहीं होगा यहाँ पे, द यूनिट ऑफ डेल क्रॉस ए चीज। तो आपको पता है कि जो डेल क्रॉस एच है यही तो मेरा मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन है, और इसमें मेरा क्या होता है, तो ये मेरा होता है जेसी प्लस जेडी होता है। तो एक बात बताओ कि जेसी मेरा क्या है, तो ये मेरा करेंट डेंसिटी है, और एक करेंट डेंसिटी क्या होता है, तो होता है करेंट पर यूनिट एरिया। यानी मैं जेसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ IC बाई ए, और IC मेरा क्या है, तो IC मेरा करेंट है, तो करेंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, और एरिया का यूनिट क्या होता है, तो मेरा मीटर होता है, मीटर स्क्वायर होता है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो डेल क्रॉस एच का जो यूनिट होगा वो क्या होगा बताओ, वो मेरा होगा ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ, समझे, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा। समझ गए। चलो अब मेरा अगला क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 35 है, और इसमें बोला है गॉज लॉ रिलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E विथ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो एट पॉइंट एज। तो बताओ इसमें, ये मेरा मतलब सिंपली आपसे क्या है ना, गॉज लॉ का स्टेटमेंट पूछ रहा है, मतलब आप अदरवाइज बोलो तो मैक्सवेल का पहला इक्वेशन। तो आपको पता है, आपको क्या पता है कि डेल डॉट डी जो होता है वो मैं देख लो, ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चर का क्वेश्चन है, जो रिसेंट मार्च में एग्जाम हुआ था 22 मार्च को, उसका ये क्वेश्चन है। तो डेल डॉट डी जो होता है वो मेरा क्या होगा बताओ, तो मेरा होता है रो भी, ये क्या होता है बताओ, रो भी होता है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डेट डी जो है, इसको अपने लोग क्या लिखते हैं, तो इसको अपने लोग लिखते हैं एप्सिलॉन इंटू क्या लिखते हैं बताओ, फ्री स्पेस के लिए तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि डेल डॉट डी के जगह पे क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इजिकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो भी हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे वेक्टर का साइन दे दो, और ये मेरा क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल डॉट ई वेक्टर, और ये बाहर आएगा तो यहाँ पे ये मेरा क्या इधर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, रो भी भाई क्या आ जाएगा बताओ, रो भी भाई ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और रो भी मेरा क्या है, चार्ज डेंसिटी है, तो मतलब यहाँ पे यही इसने रो से डिनोट किया है, समझे। तो क्या होगा इसका आंसर कि यहाँ पे डेल डॉट ई इक्वल टू रो भी भाई एप्सिलॉन, देख लो इसमें कौन है, डेल क्रॉस वाला नहीं, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, समझे। डेल डॉट ई इक्वल टू रो भी बाई एप्सिलॉन होगा। मैं यहाँ पे रो भी की जगह पे क्या है मेरा, ये रो लिया है, जो कि मेरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, समझे। तो आप इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग अब ट्राई करना, आपसे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, ठीक ना। ये भी देख लो, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ए मैक्सवेल इक्वेशन फॉर टाइम वेरिंग फील्ड। देखो ना, इस तरह के क्वेश्चन अपने लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, कि आपसे इसमें पूछ रहा है कि बताओ इसमें कौन सा इक्वेशन है जो टाइम वेरिंग मतलब विच इज नॉट ए मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर टाइम वेरिंग फील्ड, मतलब इसमें से कौन सा इक्वेशन है जो एक टाइम वेरिंग फील्ड के लिए वो मैक्सवेल इक्वेशंस नहीं है। तो आपको पता है कि क्या होगा, बी डॉट डी एस, ये तो है, उसके बाद क्या है, डेल डॉट इजिकल टू डेल वी बाई डेल टी। देखो ये वाला है कि नहीं, तो आप ध्यान से देखो, ये वाला नहीं है इक्वेशन, ये अपने लोग है, देखो ये भी इक्वेशन है, ये मेरा मैक्सवेल का कौन सा इक्वेशन, चौथा इक्वेशन, ये मैक्सवेल का पहला इक्वेशन, ये भी सही है, ये मैक्सवेल का दूसरा इक्वेशन, लेकिन ये जो है ये मेरा क्या है, एक मैक्सवेल का इक्वेशन नहीं है, समझे, ये मेरा इनकरेक्ट फॉर्मेट है, समझे। ये होता क्या है, तो रियली में डेल क्रॉस ई इजिकल टू माइनस डेल वी बाई डेल टी होता है, समझे। तो ये वाला है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक ना। अब चलो देखो इसमें, अब इसमें भी देख लो, चूज द इनकरेक्ट रिलेशन गिवन बिलो विथ रेफरेंस टू मैक्सवेल इक्वेशन। देख लो ये भी फिर आपका, देख लो कितने सारे क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, इसमें पूछ रहा है कि बताओ इसमें क्या इनकरेक्ट, फिर से आपसे इनकरेक्ट रिलेशन पूछ रहा है। तो देखो करेक्ट पहले सिलेक्ट कर लो, तो करेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, देख लो ये वाला होगा, डेल डॉट बी इजिकल टू रो, ये तो मेरा मैक्सवेल पहला इक्वेशन। ये है मेरा डेल क्रॉस एच इजिकल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी, ये भी मेरा क्या है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद इसमें देखो डेल क्रॉस सी इजिकल टू माइनस डेल वी बाई डेल टी, ये मेरा मैक्सवेल का तीसरा इक्वेशन, मतलब ये भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो होगा नॉन ऑफ द एबव, समझे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो मेरा नॉन ऑफ द एबव होगा। तो आप देख लो, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग बनाना बन जाएगा, ठीक ना। ये भी आप बना सकते हो, देख लो इसमें आपसे क्या पूछा है, गॉज लॉ है, तो उसमें क्या हो जाएगा बताओ, वो मेरा स्टेटमेंट तो हो जाएगा कि डेल डॉट डी इजिकल टू रो भी होता है, फिर वहाँ से एप्सिलॉन को निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, वो मेरा चार्ज क्या हो जाएगा बताओ, चार्ज पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, समझे। तो वही गॉज का जस्ट स्टेटमेंट दिया है, तो इसका जो आंसर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो मेरा क्या हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, समझे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग बनाना जाके बन जाएगा। इस ये भी देख लो, ये भी बन जाएगा, इसका आंसर होगा क्या बताओ, तो मेरा होगा डिफरेंशियल फॉर्म, देख लो। उसके बाद हाँ, एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे,
ये DFCCIL 2021 में क्वेश्चन आया था, जो सितंबर में एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन एम्पियर सर्किट लॉ। देखो ये क्वेश्चन आप लोग कर लिए हैं, तो ये मेरा क्या है, एम्पियर्स लॉ पे कौन सा इक्वेशन बेस्ड है, तो मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन बेस्ड है। देखो यहाँ पे तो मैंने आपको बोला था ना कि मैक्सवेल का जो इक्वेशन का नंबरिंग है, इसको आप बहुत अच्छे से माइंड में रखना कि कौन सा पहला इक्वेशन है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है। तो देख लो इसमें बोला है कि एम्पियर्स सर्किट लॉ पे मैक्सवेल का कौन सा इक्वेशन है, तो अब आपको उसका ऑर्डर नहीं याद होगा कि कौन पहला है, कौन दूसरा, कौन तीसरा, कौन चौथा है, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको पता है कि मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन जो है, जो कि मेरा यहाँ पर डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जो होता है JC प्लस JD, और इसी JD को अपने लोग क्या लिखते हैं, तो इसको अपने लिखते हैं डेल डी बाई डेल टी लिखते हैं, समझे। तो क्या होगा बताओ कि मैक्सवेल का जो फोर्थ इक्वेशन है वही मेरा एम्पियर्स लॉ पे बेस्ड है। तो ये आपका DFCCIL 2021 में क्वेश्चन आया था। अगला देख लो क्वेश्चन, ये है मेरा यहाँ पे मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन इज डिराइव। फिर से देखो, अब फिर से ये बोल रहा है मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। अब एक बात बताओ, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन कहाँ से आया था, तो फिर वही आपको पता होना चाहिए कि मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन जो है वो आया है कहाँ से, तो वो आया मेरा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, समझे। कहाँ से आया है, जो कि मेरा होता है डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल टी, समझे। तो देखो इसका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो मेरा ऑप्शन सी होगा। क्या बताओ, ये सब चीज़ें अपने लोग डिस्कस नहीं किए हैं क्या, किए हैं, बहुत अच्छे से किए हैं डिस्कस। तो ये आपका DFCCIL इलेक्ट्रॉनिक्स में एक क्वेश्चन आया था 2021 में, समझे। तो मतलब दो कितना क्वेश्चन अभी तक आ गया DFCCIL में, 2 क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन है देख लो, ये मेरा है लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपका ये भी DFCCIL 2021 सितंबर में ही सेम पेपर में आया था इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का। मतलब मैक्सवेल इक्वेशन से 3 क्वेश्चन देखने को मिला था, समझे। तो क्या है यहाँ पे देख लो, और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन भी है आज का। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑलवेज प्रोड्यूस्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज प्रोड्यूस क्या, एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो एक बात बताओ कि मैंने अभी आपको बताया था ना कंसेप्ट ऑफ रेडिएशन की, एक फील्ड को चेंज करेंगे तो दूसरा फील्ड मेरा क्या होगा, वो जनरेट करेगा। तो बताओ यहाँ पे कि वो कौन सा इक्वेशन है जो मेरा बताता है कि मैक्सवेल का एक टाइम अगर क्या करोगे, एक फील्ड को अगर चेंज कर दोगे तो दूसरा फील्ड मेरा क्या कर देगा, वो जनरेट हो जाएगा। तो वो मेरा मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन है, और यही मेरा मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन मेरा क्या बताता है कि एक फील्ड को चेंज कर दो तो मेरा दूसरा क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, समझे। तो अब ठीक हो गया ना। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा करेक्ट जो आंसर होगा, समझे, क्योंकि देखो अपने लोग बोल सकते हैं कि मैक्सवेल के यहाँ थर्ड इक्वेशन भी मैं बोल सकता हूँ कि थर्ड भी है, लेकिन देखो जनरली क्या है ना कि जो मेरा मैक्सवेल एम्पियर्स का जो मेरा एम्पियर्स का जो इक्वेशन था उसको मॉडिफाइड करके जो इक्वेशंस आया, वही इक्वेशंस में मेरा देखो फिर से मैं जो बोलना चाह रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझो। मैं बोल रहा हूँ कि डेल क्रॉस एच जो है यही मेरा मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन है, और यही मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन जो होता है जो कि मेरा JC प्लस JD है, और यही JD मेरा क्या है, तो यही JD है मेरा डेल डी बाई डेल टी है। तो यानी जब मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया आया, तो यही डिस्प्लेसमेंट करंट मेरा क्या हो रहा है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने के वजह से मेरा मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो ये मेरा एक फील्ड जो है वो दूसरे फील्ड को जनरेट कर देगा, या इसी को बोलते हैं आइडिया ऑफ रेडिएशन। तो वो मैक्सवेल का कौन सा इक्वेशन से आया, तो मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन से आया। जब क्या हुआ था बताओ, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पता चला कि हाँ भाई एक फील्ड एग्जिस्ट करता है, एक फील्ड के वजह से करंट एग्जिस्ट करता है, और वो फील्ड मेरा क्या कर सकता है, एक फील्ड दूसरे फील्ड को जनरेट कर सकता है, और मेरा मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन शो करता है, समझे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो मेरा क्या होगा, वो मेरा होगा मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, डेट इज इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, समझे। तो यहाँ पे मैं सेशन को अब एंड करूँगा। आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक है, लेकिन इनफैक्ट ये लंबा हुआ, बट मेरा यहाँ पे मेन फोकस था कि मैं आपको मैक्सवेल को 2 दिन में पूरे कुछ कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूं, और इसके मैं क्वेश्चन भी करा दूं। तो अब आप कोई भी क्वेश्चन जो होगा जो मैक्सवेल पे बेस्ड होगा, कहीं से भी सर्च करके आप बनाना, आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा, ठीक ना। तो इतना मोर देन है। बाकी मैं पेड कोर्स में जहाँ पर भी मतलब ऐप में मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारा इस पर फुल बात करता हूँ, ठीक ना। तो अभी जितना भी मैंने डिस्कस किया, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इनफैक्ट कहीं भी अगर आपको डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक ना। तो चलो यहाँ पे सेशन को मैं ऑफ करता हूँ। किसी को कुछ भी डाउट है तो आप अभी लिख भी सकते हो यहाँ पर भी।
चलिए ठीक है, ऑफ करते हैं सेशन यहाँ पे, ठीक ना। और आप लोग कुछ भी डाउट होगा तो फिर मेरे से टेलीग्राम पे भी पूछ लेना, ठीक है। चलो ठीक है, अभी मैं क्लास को ऑफ करता हूँ, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।